हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैसियोला हेपेटिका में रिप्रोडक्शंस कैसे होता है और इसके लार्वल स्टेज के बारे में, यानी डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा स्टेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग फैसियोला हेपेटिका का जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एक्सक्रेशंस कैसे होता है, इसमें डाइजेशंस कैसे होता है। ये सब बात हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैसियोला हेपेटिका में रिप्रोडक्शंस कैसे होता है और इसके सभी लार्वल स्टेज के बारे में बात करेंगे और इसका लाइफ साइकिल के भी बारे में बात करेंगे आज हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फैसियोला हेपेटिका में जो फैसियोला हेपेटिका होता है यह हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी एक ही जीव में एक ही फैसियोला हेपेटिका में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो पोस्टीरियर साइड पे पाए जाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं एंटीरियर साइड पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात यह करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत जो आता है एक पेयर यानी एक जोड़ी जो होते हैं वृषण होते हैं, यानी एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है जो कि ब्रांचेस संरचना, यहाँ पे जो ब्रांच दिखाई दे रही है या जो ब्रांचेस संरचना दिखाई दे रही हैं, एक जोड़ी टेस्टिस हैं, ये पोस्टीरियर साइड पे पाए जाते हैं। यानी एक जोड़ी होता है जो एक इंटीरियर साइड पे पाया जाता है और एक क्या होता है पोस्टीरियर साइड पे पाया जाता है। यह ब्रांचेस संरचनाएं होती हैं जहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं बनते हैं। अब जब स्पर्म बन जाते हैं तो स्पर्म जो होते हैं एक शुक्राशय नली, यहाँ पे देख रहे हैं दो नली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, एक नली यहाँ पे है और एक नली यहाँ पे है। तो यह वृषण से क्या होती हैं कनेक्ट होती हैं और वृषण में जब स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म को लेकर के जो होती हैं यह वास डिफरेंशिया यानी शुक्राशय नली जो होती हैं स्पर्म को लेकर के आगे की तरफ क्या होती हैं इंटीरियर साइड की तरफ मूवमेंट करती हैं और एक स्थान पे दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। जहाँ पे जुड़ती हैं तो इसी को एसिटाबुलम कहते हैं। यहाँ पे दोनों क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं और यही वास डिफरेंशिया जो होती हैं आगे जाकर के यह शुक्राशय नली है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे शुक्राशय नली, जो आगे जा करके शुक्राशय में खुलता है यानी सेमिनल वेसिकल में खुलता है। यहाँ पे देख रहे हैं यह सेमिनल वेसिकल है, यह क्या है आगे जो संरचना दिखाई दे रहे हैं यह सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल जो होता है एक कप नाशपाती के आकार की संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, एक नाशपाती के आकार की संरचना होती है, एक नाशपाती के आकार की संरचना है। इसी वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। एक नाशपाती के आकार की संरचना है जिसमें शुक्राशय क्या होता है इकट्ठा होता है। यहाँ पे शुक्राशय क्या होता है इकट्ठा होता है और यही सेमिनल विसल जो शुक्राशय होते हैं एजुलेक्ट्री डक्ट के द्वारा, किसके द्वारा एजुलेक्ट्री डक्ट के द्वारा ये क्या करते हैं शुक्राशय एजुलेक्ट्री डक्ट में जाकर खुलते हैं। कहाँ पे खुलते हैं एजुलेक्ट्री डक्ट, यहाँ पे देख रहे हैं यह 5 नंबर पे दिखाया गया है एजुलेक्ट्री डक्ट, जो कि जो शुक्राशय है उसके अग्रभाग पर यह होता है एजुलेक्ट्री डक्ट। इसी में शुक्राशय क्या होते हैं आके खुलते हैं और एजुलेक्ट्री डक्ट जो होता है सीरस में जाकर के ओपन होता है। सीरस पेनिस के समान संरचना है जो जेनाइटल पोर के द्वारा, यानी जो यह जेनाइटल अपरेटम होता है इसके द्वारा यह बाहर निकलता है और अंदर आता है, यानी सीरस के समान यह बाहर निकलता है और अंदर आता है एट द टाइम ऑफ कैपुलेशंस, कैपुलेशंस के समय यह बाहर निकलता है और अंदर की तरफ आता है। और इसी जहाँ पे एजुलेक्ट्री डक्ट होता है उसी स्थान पर एक होता है एक यहाँ पे एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड रेड रंग का है जो एक प्रकार के फ्लूइड का स्राव करता है, जो एक प्रकार क्या करता है द्रव का स्राव करता है जो शुक्राशय को मूवमेंट करने में यानी स्पर्म जो होते हैं उसको मूवमेंट करने में क्या करता है हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फैसियोला हेपेटिका। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या क्या है तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव बारे में यहाँ पे दिखाया भी गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत एक ओवरी पाई जाती है जो ब्रांचेस संरचना होती है। ओवरी में ओवा का निर्माण होता है, ओवरी में क्या बनता है ओवा बनता है जो ओविडक्ट में आता है, जो कहाँ पे आता है ओविडक्ट में आता है। यहाँ पे देख रहे हैं यह ओविडक्ट में आता है और ओविडक्ट में ही यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव अंतर्गत एक
ग्लैंड पाई जाती हैं जिसे मिहिलिस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिहिलिस ग्लैंड कहती हैं। ये एक प्रकार के लुब्रिकेंट का स्राव करता है। ये एक प्रकार क्या करता है? लुब्रिकेंट का स्राव करता है, जो जो यहाँ पे ओवरी में ओवा बना। ओवा बनने के बाद ओविडक्ट से यह बाहर की तरफ आया। तो ओविडक्ट यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे यह देखें लूनर कैनाल। ये क्या है? लूनर कैनाल। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव अंत के आने वाला एक संरचना है जो ट्यूब लाइक संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? लूनर कैनाल जो होती है ट्यूब लाइक संरचना होती है। यहाँ पे दिख रहे हैं ओवरी पाया गया है। पहला पॉइंट में क्या है? ओवरी है। यह ब्रांचेस संरचना है जिसमें क्या बना है? जिसमें ओवा बना है। ओवा बनने के बाद यह ओविडक्ट में आया। ओविडक्ट में आने के बाद जो ओविडक्ट में आता है तो उसके बाद यह फर्टिलाइजेशंस, यानी यह जो लूनर कैनाल होता है एट द टाइम ऑफ कापुलेशंस के समय इसी लूनर कैनाल्स में जो होते हैं, इसी लूनर कैनाल्स में जो होते हैं सीरस होते हैं जो पेनिस के समान है, यह जाके लूनर कैनाल में क्या होते हैं? ओपन होते हैं। और लूनर कैनाल में जब यह ओपन होते हैं तो स्पर्म को प्रोड्यूस वहाँ पे करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं? स्पर्म रिलीज करते हैं। तो लूनर कैनाल से जो स्पर्म होते हैं, यह जहाँ पे ओविडक्ट यानी यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे जो ओवा से वह ओवा के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है। और क्या होता है? फर्टिलाइजेशंस हो जाता है। और जब फर्टिलाइजेशंस हो जाता है तो उसी समय जो होता है मेहलिन ग्लैंड जो होती है एक प्रकार के लुब्रिकेंट का स्राव करती हैं, जो फर्टिलाइज एग को यूट्रस में ले जाने के लिए क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। और जब स्पर्म और ओवा दोनों मिलते हैं और जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के चारों तरफ एक वेटलाइन डक्ट्स के द्वारा एक पदार्थ का यॉल्क सेल्स का स्राव होता है, जो एग के चारों तरफ एक कवरिंग बनाता है। जो एग के चारों तरफ क्या बनाता है? एक कवरिंग बनाता है। और मेहलिन ग्लैंड जो होती हैं एक प्रकार के द्रव का स्राव करती हैं, जो एग को यूट्रस में क्या करता है? पास आउट करता है। और यूट्रस एक प्रकार का जो कन्क्यूलेटेड संरचना होती है, कुंडली संरचना होती है, जिसमें फर्टाइल एग क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। जिसमें फर्टाइल एग इकट्ठा होते हैं। और जीनोपोर के समय जब ये मैच्योर हो जाते हैं, यानी इसमें जब डेवलपमेंट हो जाता है, एग में जब डेवलपमेंट होता है, तो जब यहाँ पे एग में जब डेवलप होता है तो मीरासीडियम लार्वा में ये जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो जीनोपोर के द्वारा ये क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ये जाकर के सेकेंडरी होस्ट को क्या करते हैं? तराशते हैं। सेकेंडरी होस्ट को मिलने के बाद सेकेंडरी होस्ट में प्रवेश कर करके अपनी लाइफ साइकिल को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने बताया कि जो फैसुला हिपिडा है वो हर्माफ्रोडाइट है। मेल और फीमेल सेक्स अगर एक ही में पाए जाते हैं। और जेनिटल अपरेटेंस के थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं जिसमें स्पर्म बनता है। स्पर्म जो होते हैं वास डिफरेंशिया के द्वारा आगे की तरफ जाते हैं। और एस्ट्रेटाबुलम के स्थान पर दोनों वास डिफरेंशिया आपस में जुड़ती हैं। और जुड़ने के बाद जब आपस में जुड़ जाती हैं तो वास डिफरेंशिया से जाकर के जो वास डिफरेंशिया होती हैं वह जाकर के सेमिनल वेसिकल में यानी शुक्राशय में क्या होती हैं? खुल जाती हैं। इसी शुक्राशय में शुक्राणु क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने के बाद फिर यह जो एजोलेक्ट्री डक्ट में क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। और एजोलेक्ट्री डक्ट के चारों तरफ एक कवरिंग होता है जिसको हम एजोलेक्ट्री डक्ट जो होता है फाइनली एक कवर के द्वारा क्या होता है? घिरा रहता है। वहाँ पे जो होते हैं एक डक्ट होता है, जैसे हमने बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डक्ट है जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे क्या होता है? एक डक्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो एक प्रकार के द्रव का स्राव करता है, जो शुक्राणु को आगे की तरफ क्या करते हैं? मूवमेंट करने में सहायता करते हैं। तो एजुलेक्ट्री डक्ट फाइनली सीरस में जाकर खुलता है, जो पेनिस समान संरचना है। और यह जो सीरस होता है यह मेन जेनिटल अपरेटस के थ्रू गोनोपोर के द्वारा जाकर के लूनर कैनाल में एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशंस के समय ओपन होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत एक ओवरी पाई जाती है जिसमें ओवा बनता है। और यह ओविडक्ट से आगे की तरफ क्या करता है? बढ़ता है। और ओविडक्ट्स में आने के बाद ओविडक्ट में जब आता है तो उसी समय लूनर कैलांसियस जो लूनर कैनाल है यह एक प्रकार का ट्यूब लाइक संरचना होती है। इसी में जो होते हैं सीरस या पेनिस इसी में खुलता है। उसी में क्या होते हैं? लूनर कैनाल में ही स्पर्म जा करके रिलीज कर दिए जाते हैं लूनर कैनाल में। तो यहाँ पे ओविडक्ट में ओवा आए और इसी ओविडक्ट में ओवा के साथ स्पर्म जो होते हैं फ्यूज करते हैं और क्या बनता है?
जाइगोट बनता है, और जब जाइगोट बनता है तो उसी समय जो होते हैं, उसी समय वेटलाइन गन क्या करते हैं, एक यॉल रिसीवर यानी एक यॉल पदार्थ का, यानी एक पदार्थ का सेक्रेशन करते हैं, जो उस एक के चारों तरफ क्या करती हैं, कवरिंग कर देती हैं, क्या करती हैं, कवरिंग कर देती हैं। और उसी समय जो होती हैं मिहेलिन ग्लैंड एक प्रकार के द्रव का स्राव करता है, जो एक को यूट्रस में ट्रांसफर कर देता है। और यूट्रस में अब क्या होता है, क्लेवेज विभाजन होने लगता है। जैसा कि बताया गया, यूट्रस में क्या होगा, क्लेवेज विभाजन होने लगेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लाइफ साइकिल फैसियोला हेपेटिका की। तो फैसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल जो होती है डाइजेनेटिक होती है, यानी 2 पुष्टि में ये पूरा होता है। प्राइमरी होस्ट जो इसका होता है, वह प्राइमरी होस्ट की बात करें तो प्राइमरी होस्ट शीप होगा या मैन होगा या फिर काऊ होगा। और सेकेंडरी होस्ट में इसका जो होता है स्नेल होता है, यानी जो घोंघा होता है वह सेकेंडरी होस्ट होता है इसमें। और सेकेंडरी होस्ट में लार्वल स्टेज भी आता है। तो कापुलेशंस क्या होता है, यानी कापुलेशंस कब होता है, मोस्टली कापुलेशन अकर थ्रू द क्रॉस फर्टिलाइजेशंस, यानी हमेशा इसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशंस होता है। 2 फैसियोला हेपेटिका आपस में जुड़ते हैं और कापुलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। कभी कभी इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशंस होता है या रेयर होता है। तो कापुलेशन टेक प्लेस बाय द बाइल डक्ट। कापुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग द कापुलेशन प्रोसेस टू फ्लूक बियरिंग देयर जेनिटल पोर्स इन द अपोजिशन सीरस ऑफ वन फ्लूक्स एवरेटेड थ्रॉग्स द गोनोपोर, यानी सीरस जो होता है गोनोपोर के माध्यम से पेंट्रेट होता है लूनर कैनाल में। अब इसी लूनर कैनाल में जो होता है वह स्पर्म को क्या करता है, इंजेक्ट करता है। इसी प्रक्रिया को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। सेक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आल्सो सेक्रेशन ए मेहलिन ग्लैंड कीप द स्पर्म एक्टिव, यानी जो मेहलिन ग्लैंड है एक प्रकार के द्रव का स्राव करती है, जो स्पर्म को क्या बनाता है, एक्टिव बनाता है, जैसा कि हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टाइल एग जो होता है कहाँ पे इकट्ठा होता है, ओविड यूट्रस में जाकर कहाँ पे होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर इन दिस एनिमल्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थ्रू द लूनर कैनाल्स स्पर्म इंटर इनटू द distal end of the oviduct where the fertilizations occur during the self fertilization sperm enter uterus same fluke through the female genital apparatus and pass down the fertilized egg। कभी कभी इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशंस भी देखने को मिलता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशंस में अब फर्टिलाइजेशंस की हम बात कर चुके हैं हम लोग। अब बात करेंगे मेल और फीमेल, यानी अब क्या बन गया, अब लार्वा बना, क्या बना, लार्वा बन गया है। कापुलेशन हो गया, कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। अब यूट्रस में क्या बनेगा, कैप्सूल बन जाएगा। तो इच फर्टाइल एग या जाइगोट विच सराउंडेड बाई ए यॉल्क सेल प्रोवाइड यॉल्क सेल मटेरियल्स, यानी जब ओवा और स्पर्म आपस में मिले तो जाइगोट बना और एक फर्टाइल एग बन गया। इसके चारों तरफ यॉल्क सेल की कवरिंग होगी, जो इसको न्यूरिशमेंट क्या करेगी, प्रदान करेगी। यॉल्क सेल्स ग्लोब्यूल्स कंटेन प्रोटीन एंड फिनॉल्स, इसमें प्रोटीन और फिनॉल्स होते हैं। फिनॉल ऑक्सीडाइज टू क्विनोन जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो फिनॉल होता है वह क्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रो एक्सिमल पार्ट ऑफ द यूट्रस में क्विनोन देन द प्रोटीन एंड प्रोड्यूस ए हार्ड रेसिस्टेंट लेदरी स्क्लेरेटिन्स। अब जो क्यूनोन होता है एक कवरिंग यानी लेदरी स्क्रीनिंग, एक लेदरी और हार्ड कवरिंग में बदल जाता है, जिसको क्या कहते हैं, इस स्क्लेरोटिन कहते हैं। यह स्क्लेरोटिन जो होता है एग को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो स्क्लेरोटिन फ्रॉम ए सेल अराउंडेड ए फर्टिलाइज एग के चारों तरफ कवर हो जाता है। कैप्सूल आल्सो हैव लीड विच इज कॉल्ड अपरकुलम, यानी कैप्सूल्स के ऊपर एक संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं, अपरकुलम कहते हैं। इसी तरह खुलता है। while the other capsule filled with the viscous granular substance. A single fluke have 300 more such capsule it uterus and leaf sheep 200 व more than, यानी यूट्रस में लगभग 3000 तक जो होते हैं कैप्सूल्स प्रोवाइड होते हैं।
देख लेंगे यहाँ पे एक ओवर चार्ट के माध्यम से बताया गया है, यानी जाइगोट बना, जाइगोट के सराउंडेड्स एक प्रोटीन की कवरिंग हुई, जिस कवरिंग को हमने क्या कहा, इस कवरिंग को हमने कहा स्क्लेरोटिन, स्क्लेरोटिन्स कहा, क्या कहा, स्क्लेरोटिन्स। सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट के चारों तरफ यॉल्क सेक बना जो इसको न्यूरिशमेंट प्रदान करेगा। फिर यह जो होगा यह कंटेन हो जाएगा सेल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। अब फिर यह तुरंत कन्वर्ट हो गया प्रोटीन और फिनॉल में। अब यही फिनॉल बदल गया क्विनोन में, और यही क्विनोन जो होता है देन द प्रोटीन प्रोड्यूस एंड लेदरी कवरिंग, एक हार्ड कवरिंग का निर्माण करेगा जिसको हम स्क्लेरोथिन कहा, जिसने हमने क्या इसको कहा, स्क्लेरोथिन। फ्रॉम ए हार्ड सेल अराउंड एक नाउ स्ट्रक्चर कॉल्ड। अब यह संरचना जो होगा, यानी इसके चारों तरफ जो लेदरिंग कवरिंग हो गया, तो अब इसी संरचना को हमने क्या कहा, कैप्सूल। क्या कहा हमने, इस संरचना को कर दिया कैप्सूल, या कैप्सूल अब बन गया है। तो अब इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, अब कैप्सूल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाएगा। यह प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, यूट्रस में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, यूट्रस में हो रही है। तो इट इंक्लूड्स क्लेवेज मेनी लार्वल स्टेज विच आर फॉलो। क्लेवेज कैसा होगा, क्लेवेज स्टार्ट व्हेन द एग आर यूट्रस, यानी क्लेवेज स्टार्ट हो गया जब एग जो है यूट्रस में है। क्लेवेज इज अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक, जो विभाजन है वह अनइक्वल और होलोब्लास्टिक होता है। फर्स्ट डिविजन ऑफ जाइगोट रिजल्ट टू अनइक्वल साइज सेल्स, यानी पहले जाइगोट में जब पहला विभाजन होता है तो अनइक्वल सेल्स क्या होती हैं, बनती हैं। एमॉन्ग विच वन लार्जर साइज, यानी जाइगोट में विभाजन हुआ और दो अनइक्वल सेल बनी, इसमें से एक जो है बड़ी सेल है, यानी लार्जर साइज की सेल है जिसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं, और एक स्मॉलर सेल है जिसको हम प्रोगैटरी सेल कहते हैं। तो सोमैटिक सेल्स क्या हैं, बड़ी हैं, और सोमैटिक सेल्स डिवाइडेड फास्ट एंड फ्रॉम ए लार्वल इक्टोडर्म टिशस, यानी सोमैटिक सेल होती हैं जो तुरंत विभाजित होकर के इक्टोडर्म एंड टिशस का निर्माण करती हैं। सोमैटिक सेल क्या बनाती है, इक्टोडर्म बनाती हैं और टिशस बनाती हैं, जबकि प्रोगैटरी सेल्स जो होती हैं वह डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल्स का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं, टू डॉटर सेल्स। इसमें से एक डिवाइड होकर के लार्वल बॉडी बनाता है, जबकि एक जो सेल है वह डिवाइड होकर के मेनी टाइम डिवाइड होकर जर्म सेल का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। विच इन द क्लस्टर एक्यूमुलेट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ आफ्टर द इनकैप्सुलेटेड embryo, capsule do not develop further in fluke uterus, then come from the fluke xenopore and enter into the host intestine through the feces of come out, यानी अब जब इतनी संरचना बन चुकी हैं तो उसके बाद जो होता है कैप्सूल जो होता है वह बाहर निकल जाता है, फीसेस के साथ क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और अपना इंटरमीडिएट होस्ट को क्या करता है, तलाशने लगता है। जैसे हमने देखा क्लेवेज है, यानी कैप्सूल में क्लेवेज स्टार्ट हुआ, स्टार्ट व्हेन द एग यूट्रस टू अनइक्वल डिवीजन हुआ। तो पहला सोमैटिक सेल बना जो कि बड़ा है, लार्ज है, और दूसरा प्रोगैटरी सेल्स बना जो कि स्मॉलर है। सोमैटिक सेल्स तुरंत डिवाइड होकर के इक्टोडर्म और टिशस का निर्माण कर लिया, और जो है प्रोगैटरी सेल्स जो है जो स्मॉलर है वो दो डॉटर सेल्स का निर्माण किया। वन डॉटर सेल जो है वह जर्म सेल बनाई, जबकि अदर डॉटर सेल जो है वह लार्वल बॉडी का निर्माण कर दी। अब इसके बाद जो हुआ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे विभाजन हुआ, यानी यॉल्क सेल्स चारों तरफ हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पहला जाइगोट में क्या हुआ, पहला विभाजन हुआ, ये यूट्रस के अंदर हुआ, यूट्रस के अंदर पहला विभाजन हुआ तो एक प्रोगैटरी सेल्स बनी, एक क्या बनी, प्रोगैटरी सेल्स जो कि छोटी हैं साइज संख्या आकार में, और एक सोमैटिक सेल बनी जो आकार में क्या है, बड़ी है, यहाँ पे देख रहे हैं। और उसके बाद प्रोगैटरी सेल्स जो होती हैं आगे पुनर्विभाजित होकर के दो डॉटर सेल बनाती है, क्या बनाती हैं, दो डॉटर सेल्स बनाती हैं, एक जर्म सेल का निर्माण करती हैं और एक लार्वल सेल्स का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक जर्म सेल एक लार्वल सेल बनाई, और उसके बाद जो सोमैटिक सेल है ये आगे जाकर के इक्टोडर्म बना लिया और क्या बना लिया, टिशस। तो फाइनली यह जो है एक जो हमारा अंतिम अवस्था है डी संरचना में आप देख रहे हैं कि एक संरचना बनी है जिसमें एक मीरासीडियम, यानी इस कैप्सूल के अंदर एक लार्वा डेवलप हो गया। इस कैप्सूल के अंदर क्या डेवलप हो गया, लार्वा डेवलप हो गया। अब इसी लार्वा को हम कहते हैं मीरासीडियम लार्वा, क्या कहते हैं, मीरासीडियम लार्वा। और इसके चारों तरफ सीलिया बन जाएगा, और सीलिया बनने के बाद जब इसको ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल मिलेगा, यानी अनुकूल इन्वायरमेंटल मिलेगा, तो इसका जो अपर कुलम है, यानी पे जो अपर कुलम लीड है, ये क्या हो जाएगा, एक इंजाइम के माध्यम से, यानी यह जो होगा अब यह मीरासीडियम लार्वा जो होगा एक प्रकार के इंजाइम का स्राव करेगा,
जो इस अपर्कुलम को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और यह मीरासीडियम लार्वा क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। और बाहर निकलने के बाद यह सेकेंडरी होस्ट को क्या करेगा, सर तलाशेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मीरासीडियम लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। मीरासीडियम लार्वा फ्रॉम इच फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ द फैसियोलिया हेपेटिका। तो मीरासीडियम लार्वा जो का पहला लार्वा अवस्था है। नेक्स्ट स्टेज डेवलप टेक प्लेस व्हेन द कैप्सूल गेट सुटेबल इन्वायरमेंट। जब कैप्सूल को सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे कि वहाँ पे वाटर रहे या फिर डैम्प एरिया रहे या फिर 60% मॉइस्चर रहे, और उसके साथ पीएच जो है 6.5 रहे, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, प्लस 22 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में तापमान रहे, तो यह इसका अनुकूलतम वातावरण है। तो इसमें हैचिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और प्रोटोलिटिक इंजाइम की सहायता से जो अपर होगा वह क्या हो जाएगा, वह डिजॉल्व होगा। प्रोटोलिटिक एंजाइम बनेगा विच डिजॉल्व द कैनेटिक मटेरियल सोज द अपर्कुलम ओपन लाइक लिड। तो अपर्कुलम का लिड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ड्यूरिंग द फेरेबल कंडीशन। द कैप्सूल आफ्टर 14 से 15 दिन में डिफरेंटेड इनटू द मीरासीडियम लार्वा। और इस तरह से यह 14 से 15 दिन में किस में बदल जाएगा, मीरासीडियम लार्वा में। इट हैच आउट द मीरासीडियम लार्वा एंड स्विम, क्योंकि इसमें सीलिया होगा तो फ्रीली वाटर में स्विम करेगा विद द हेल्प ऑफ सीलिया। मीरासीडियम डज नॉट फीट, यह फीट नहीं करता, यह भोजन नहीं करता। तो सबसे महत्वपूर्ण होता यह है कि मीरासीडियम जो लार्वा होता है यह फीडिंग नहीं करता, यह डज नॉट फीड। एंड सर्च ऑफ द नेक्स्ट होस्ट, यह नेक्स्ट होस्ट को क्या करता है, सर्च करता है, स्नेल को सर्च करता है। और 24 घंटे में अगर इसको सेकेंडरी होस्ट मिल गया तो उसके अंदर क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, अन्यथा यह 24 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो मीरासीडियम लार्वा में हम लोग देख रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे ऊपर एक संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम एपिकल पापिला कहते हैं, और उसके चारों तरफ सीलिया डेवलप्ड है, और इसमें 2 आई स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, और इसमें इपिडर्मल प्लेट या सेल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इपिडर्मल प्लेट या सेल इसमें है। तो मीरासीडियम लार्वा जो है फर्स्ट लार्वल स्टेज है फैसियोलिया हेपेटिका का। अब यही लार्वल स्टेज जो होता है, स्नेल को क्या करता है, तराशता है। 24 घंटे के अंदर अगर वह मिल गया तो उसके अंदर इंटर कर जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो यह डेथ कर जाएगा। यह नॉन फीडिंग स्टेज होता है। क्या होता है, नॉन फीडिंग स्टेज। अब पेंट्रेशन ऑफ द नेक्स्ट होस्ट लैम्फे, या फिर कह सकते हैं स्नेल को किस तरह से यह कवर करता है। इफ मीराडियम गेट इट्स नेक्स्ट होस्ट स्नेल देन फर्स्टली अटैच द एपिकल पापिला। जब यह स्नेल के संपर्क में आता है तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, इंटर किया जाता है एपिकल पापिला के थ्रू, एंथ्रॉक्स बोरिंग मूवमेंट, यानी उसमें बोरिंग मूवमेंट के थ्रू उसमें इंटर करता है। कंट्रैक्शंस एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्स्टली इज डिजॉल्व द इपिडर्मल लेयर ऑफ द स्नेल। जब यह स्नेल में प्रवेश करता है तो इसकी जो सीलिया होती हैं वह क्या हो जाती हैं, वह खत्म हो जाती हैं। फ्लैश डिजॉल्विंग सेक्रेशन विथिन a minute it dissolve the dermal layer start squeezing itself through the opening of the casting of its ciliated epidermis and finally enters into the digestive gland snail where the undergoes many change and gets next larval stage called sporocyst larva। तो जैसे ही यह एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू यह स्नेल में प्रवेश करेगा, स्नेल में प्रवेश करने के बाद उसमें क्या करेगा, बोरिंग के थ्रू यह प्रवेश करेगा, तो इसके चारों तरफ जो सीलियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, वह नष्ट हो जाएगी, और वह डाइजेस्टिव स्नेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर प्रवेश करने के बाद यह धीरे धीरे इसमें बदलाव होगा, और यह स्पोरोसिस्ट लार्वा में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यह मीरासीडियम लार्वा है जो स्नेल के कंटेक्ट में है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू यह क्या हुआ, धंसना एपिकल पापिला के थ्रू क्या करेगा, सीधे इसमें प्रवेश करेगा, धंसना प्रारंभ करेगा और प्रवेश करेगा। और जब जैसे जैसे धंसेगा इसका पूरा सीलिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसके अंदर यह क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश करने के बाद इसमें पूर्ण डेवलप्ड होगा, और यह नेक्स्ट लार्वल स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्पोरोसिस्ट लार्वा में क्या हो जाएगा, यह बदल जाएगा। तो अब बात करेंगे हम लोग स्पोरोसिस्ट लार्वा के बारे में। In about 14 days, during which the larva undergoes many change, convert into the sporocyst larva। अब 14 दिन के बाद यह स्पोरोसिस्ट लार्वा में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जो कि 0.7 माइक्रोमीटर लॉन्ग होगा। इट रिटेन्स ऑल द बॉडी वॉल ऑफ मीरासीडियम लार्वा एक्सपेक्टेड सीलिएटेड एपिडर्मिस।
सब कुछ वैसे ही रहता है। इसका सिलेटेड एपिडर्मिस क्या होता है, खत्म हो जाता है। सिलेटेड एपिडर्मिस लेयर रिप्लेस्ड बाय थिन क्यूटिकल्स, और इसके चारों तरफ एक थिन क्यूटिकल का निर्माण हो जाएगा। और इसके बाद स्पोरोसिस्ट लार्वा में जब यह परिवर्तित होगा तो इसमें निम्न परिवर्तन होगा। इट आल्सो लूज मेनी अदर कैरेक्टर ऑफ द मीरासीडियम। मीरासीडियम लार्वा में जो जो कुछ कैरेक्टर हैं जो इसमें खत्म हो जाएंगे, जैसे इसमें से ग्लैंड खत्म हो जाएगा, ब्रेन खत्म हो जाएगा, आई स्पॉट भी खत्म हो जाएगा। इट स्पोरोसिस्ट स्टेज प्रोटोनिफ्रिडिया, इसमें क्या हो जाएगा, ईच साइड डिवाइड एंड फ्रॉम ए फ्लैम सेल। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, इतने यानी ग्लैंड्स, ब्रेन और आई स्पॉट खत्म होने के बाद स्पोरोसिस्ट स्टेज में क्या होगा कि प्रोटोनिफ्रिडिया ईच सेल डिवाइड होकर के टू फ्लैम सेल्स का क्या करेगी, निर्माण करेगी, विच ओपन आउटसाइड थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्ट। इट आल्सो कंटेन जर्म सेल, यह जर्म सेल का भी निर्माण करेगी, विच लेटर ऑन डेवलप्ड इनटू द नेक्स्ट लार्वा आज कॉल्ड रेडिया लार्वा। आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशंस फ्रॉम द होस्ट टिशस, each sporocyst प्रोड्यूस 5 to 8 रेडिया लार्वा। अब क्या होगा कि स्पोरोसिस्ट लार्वा जो होगा वह न्यूट्रिशंस होस्ट यानी जो स्नेल के टिशस से अपना भोजन प्राप्त करेगा। अब उसके बाद यह कुछ दिनों में यह 5 से 8 रेडिया लार्वा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। फैसुलिया हेपेटिका के एक से चारों तरफ एक क्यूटिकल है और सब एपिडर्मिस का निर्माण हुआ, मस्कुलर लेयर बना है, इसमें यंग रेडिएटा है, यहाँ पे क्या है, यंग रेडिएटा है, और दो यहाँ पे प्रोटोनिफ्रिडिया जो है वह यहाँ पे फ्लैम सेल का क्या की है, निर्माण की है। और उसके साथ साथ इसमें ओल्डेस्ट रेडिएटा लार्वा में अब जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग रेडिएटा लार्वा का। रेडिया कम आउट फ्रॉम द स्पोरोसिस्ट बाय रप्चरिंग बॉडी वॉल। अब क्या होगा कि यहाँ पे इसका रप्चरिंग बॉडी वॉल कर जाएगा और जो रेडिएटा लार्वा में कन्वर्ट हो रहा है यह क्या हो जाएगा, रेडिएटा लार्वा बाहर निकलेगा। ईच रेडिएटा एलोंगेटेड कैलेंड्रिकल शेप एंड measure 1.3 micrometer to 1.6 micrometer long. Radiata start moving in the tissues of host and also feed on its. रेडिएटा लार्वा जो होता है वह ऊतकों को अपना भोजन से बनाता है। ऑन रेडिएटा बियर माउथ, इसमें माउथ डेवलप हो जाता है, इंटीरियर साइड में माउथ रिंग डेवलप हो जाता है, मस्कुलर स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉलर संरचना डेवलप हो जाती है इंटीरियर साइड पे, एंड इंटीरियर इन बर्थ पोर्स। बॉडी लार्वा पैक्ड विथ जर्म सेल्स एंड मिसेनकाइमा सेल का भी क्या होता है, निर्माण हो जाता है। अब रेडिया माइग्रेट टू डाइजेक्टिव ग्लैंड, यानी अब पुनः यह रेडिया है स्नेल के डाइजेक्टिव ग्लैंड में मूव करेगा। ड्यूरिंग द समर सीजन इन फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस इट जर्म बाल गिव राइज टू सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडिएटा, यानी जब अनुकूल वातावरण होगा तो यह सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडिएटा यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडिएटा का निर्माण करेगा, जो कि मॉर्फोलॉजी यानी मुख्य रूप से रेडिएटा लार्वा के ही क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। ड्यूरिंग विंटर द जर्म बॉल ऑफ द रेडिएटा सेकेंड जनरेशन गिव राइज टू नेक्स्ट लार्वल स्टेज कैरकेरिया लार्वा। अब ये जो सेकेंड यानी जो फर्स्ट रेडिएटा है वह सेकेंड जनरेशन रेडिएटा का निर्माण करेगा, जो बिल्कुल फर्स्ट रेडिएटा की ही क्या होगा, समान होगा। अब यह सेकेंड रेडिएटा जो होगा वह कैरकेरिया लार्वा में क्या हो जाएगा, बदलेगा। अब बात आ गई कैरकेरिया लार्वा की, तो रेडिएटा प्रोड्यूस ए नेक्स्ट लार्वल स्टेज कॉल्ड कैरकेरिया लार्वा विच बियर क्लोज रिसेम्बल टू एडल्ट फ्लूक। अब यह कैरकेरिया लार्वा जो होता है बिल्कुल क्लोज रिसेम्बल जो होता है एडल्ट फ्यूल की क्या होता है, समान होता है, उसके मॉर्फोलॉजी क्या होता है, समान होता है। इच रेडिएटा प्रोड्यूस 14 से 20 कैरकेरिया लार्वा। प्रत्येक रेडिएटा जो होता है 14 से 20 कैरकेरिया लार्वा का निर्माण करता है। कैरकेरिया लार्वा कम आउट फ्रॉम द बर्थ पोर ऑफ द रेडिया लार्वा इंटरस्नेल डाइजेक्टिव ग्लैंड। डाइजेक्टिव ग्लैंड के द्वारा ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। मैच्योर कैरकेरिया लार्वा स्टार्ट मूविंग टू द होस्ट टिशस एंड माइग्रेट टू इट्स पल्मोनरी सैक्स from the where escape surrounding waters from the Miracidia to mature Cercaria take about, यानी मीरासीडियम लार्वा से मैच्योर कैरकेरिया लार्वा बनने में 35 से 65 दिन का समय लगता है। ड्यूरिंग फेवरेबल टेम्परेचर्स अगर रहे तभी यह होगा।
टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 9 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कैरकेरिया कम आउट फ्रॉम द स्नेल, कैरकेरिया स्विम इन वाटर, जब कैरकेरिया स्नेल से बाहर निकलता है तो यह वाटर में स्विम करता है फॉर 2 or 3 डे, देन लूज हिज टेल, उसके बाद इसकी टेल जो होती है वह खत्म हो जाती है, अंडरगोज इंसेस्टमेंट, और उसके चारों तरफ कवरिंग हो जाती है। सम एक्वाटिक प्लांट बिकम मेटा कैरकेरिया लार्वा, और प्लांट के लीफ के ऊपर ये क्या हो जाते हैं, मेटा कैरकेरिया लार्वा डेवलप हो जाते हैं। अब यह हो गया कैरकेरिया लार्वा के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो कैरकेरिया लार्वा में एक ओरल सुकर होता है, एक माउथ होता है, और मस्कुलर फैरनिक्स भी बना रहता है, ऑस्नोफैगवस होता है, गट होते हैं, और फ्लेम सेल भी होती हैं, बॉडी होता है, यहाँ पे टेल है जो उसको मूवमेंट करने में मदद करेगा। उसके बाद जर्म सेल यहाँ पे बने हुए हैं। अब यही कैरकेरिया लार्वा जो होता है, मेटा कैरकेरिया लार्वा में क्या हो जाता है, टेल रीजन जब इसकी लूज हो जाती है, खत्म हो जाती हैं, तो वह मेटा कैरकेरिया लार्वा में क्या होता है, डेवलप्ड हो जाता है। मेटा कैरकेरिया लार्वा का यहाँ फिगर दिखाया गया है मेटा कैरकेरिया लार्वा का। अब बात कर लेंगे मेटा कैरकेरिया लार्वा का। 1000 ऑफ मेटा कैरकेरिया फाउंड अटैच टू द सिंगल ग्रास ब्लेड, यानी लगभग 1000 मेटा कैरकेरिया लार्वा जो होती हैं वह ग्रास से चिपकी रहती हैं। मेटा कैरकेरिया लार्वा आर ए जुवेनाइल फ्लूक्स विच आर आल्सो कॉल्ड द मैरिएटा लार्वा। यह जेनुइनाइल फ्लूक होती हैं, यह इन्फेक्टिव होती हैं, यानी अब यह क्या करेगी, प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करेगी। इसी को मारिएटा भी कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मेटा कैरकेरिया इज सिस्ट लाइक ए राउंडेड फॉर्म, यह गोलाकार संरचना होती है, एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लेम सेल इसमें होती हैं। इट एक्सक्रीटरी ब्लैडर ओपन आउट द डायरेक्टली थ्रॉक्स ए सिंगल पोर, सिस्ट फ्रॉम प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डाइजेशन, और इसके चारों तरफ एक सिस्ट बनता है जो कि प्राइमरी होस्ट में डाइजेशन सेक्रेशन जिससे क्या होता है इसको बचाता है। द थिक हार्ड विटिस इज cyst produced through the cytogenous gland cell which degenerate soon after. Uncysted calcaria ingested by the primary host sheep are developed action the acetic gastric juice। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेटा कैरकेरिया लार्वा दिखाया गया है। मेटा कैरकेरिया लार्वा में यहाँ पे माउथ है, उसके चारों तरफ एक कवरिंग है, इंसेस्टमेंट है, जो इसको प्राइमरी होस्ट में डाइजेस्टिव जूस से क्या होती हैं, बचाती हैं। और जैसे ही यह लीवर में पहुंचता है तो यह क्या हो जाती हैं, यह गल जाती हैं। उसके बाद यह यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी होस्ट, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द मेटा कैरकेरिया इज डेवलप्ड इनसाइड द नेक्स्ट होस्ट विच डिफाइंड होस्ट सीप या गोट हो सकता है। मेटा कैरकेरिया देन रीच टू होस्ट प्राइमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइना, इंटेस्टाइना में जाएंगे। ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम द माउथ टू इंटेस्टाइना सिस्ट वाल प्रोटेस्ट टू फ्रॉम होस्ट गैस्ट्रिक जूस। इसमें जो सिस्ट होता है वह एलिमेंट्री कैनाल्स में, यानी जो ड्यूरिंग द जर्नी होती है फ्रॉम माउथ टू इंटेस्टाइना में, और जो वहाँ पे जूस बनते हैं, गैस्ट्रिक जूस बचते हैं, और जो सिस्ट इसके चारों तरफ डेवलप्ड हुआ है, यही सिस्ट उस जूस से क्या करता है, बसाता है। जैसे ये सील से क्या करेगा, बचाएगा। द सिस्ट वाल फाइनली डिजॉल्व व्हेन द रिच इंटेस्टाइना, जब यह इंटेस्टाइना पहुंचता है तब जाके सिस्ट क्या करते हैं, वह डिजॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो दैट लार्वा कम आउट एंड स्टार्ट पेनिट्रेटिंग द इंटेस्टिनल वॉल, रिच इट्स सिलोमिक कैविटी में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। देन इट स्टार्ट इन्फेक्टिंग द लीवर, आल्सो फीड ऑन इट्स टिश्यूज एंड ग्रो इट्स साइज विथिन 5 वीक। अब इसके बाद ये लीवर में चले जाते हैं, वहाँ पे लीवर में जाने के बाद लीवर को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं, वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं। नाउ इट स्टार्ट मूविंग टू बाइल डक्ट वेयर इट फाइनली अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। लाइफ स्पेन ऑफ द पैरासिटिक्स 10 से 13 ईयर्स। सो इन 11 से 13 वीक आफ्टर द इंटरिंग द बॉडी होस्ट स्टार्ट लेइंग एग, यानी वहाँ पे जाकर के यह एक लीवर फ्लूक में डेवलप हो जाते हैं, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उसके बाद यह एग का फॉर्मेशन करने लगते हैं।
तो यहाँ पे लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। फैसुलिया हेपेटिका डाइजेनेटिक होता है, यानी 2 पौधों में इसका जीवन चक्र पूरा होता है। तो सबसे पहले यह सीप को इन्फेक्टेड करता है। सीप को इन्फेक्टेड करने का जो लार्वा है वह क्या है, मेटाकर्केरिया लार्वा। जब यह प्लांट पे होता है तो प्लांट के थ्रू सीप, गोट या मैन में यह इंटर करता है। वहाँ पे जाने के बाद 1 से 13 वीक तक स्टार्ट एक लेइंग कैप्सूल्स आउटसाइड थ्रॉक्स फीसेस, यानी वहाँ पे जाने के बाद और उसके लीवर में जाता है, और लीवर में पहुँचने के बाद 11 से 13 दिन के बाद वहाँ पे यह इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, और उसके फीसेस में एक लेइंग होने लगती है, और कैप्सूल्स क्या होते हैं उसके फीसेस में बाहर निकलने लगते हैं। अब यही जो कैप्सूल्स होते हैं, यही यानी ये जो कैप्सूल्स जो बने हैं, यानी कैप्सूल जो डेवलप्ड हुए हैं, तो इसी कैप्सूल्स में जैसे इसे हमने पहले बताया है कि इसमें 2 सेल बनेंगी। एक सोमैटिक सेल्स बनेगा और एक और सेल बनेगा, जैसा कि हम लोग इसके बारे में बताए थे। एक कैप्सूल सेल बनेगा और एक क्या बनेगा, प्रोगैटरी सेल बनेगा। कैप्सूल सेल जो होगा इंट्रोडर्मिस और टीसस बनाएगा, और प्रोगैटरी सेल्स 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे। एक डॉटर सेल जो होगा जर्म सेल बनाएगा, और एक डॉटर सेल लार्वा का निर्माण करेगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो कैप्सूल सेल होती हैं वह धीरे धीरे डेवलप करती हुई, यानी इसमें डेवलपमेंट होता है, और यह डेवलप्ड होने के बाद अपर कूलम के द्वारा इसमें जब मीरासीडियम लार्वा का निर्माण होता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का स्राव होता है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर pH 7.5 और टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, वाटर रहे, और तो प्रोटोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा से इसमें हैचिंग प्रक्रिया होती है। अपर कूलम क्या हो जाता है, डिजॉल्व कर जाता है। तो इसी से यह जो मीरासीडियम लार्वा है यहाँ बाहर निकलता है। तो मीरासीडियम लार्वा फैसुलिया हेपेटिका का पार्वा लार्वा स्टेज होता है, जो कि 24 हावर्स तक यानी 24 घंटे तक क्या करता है, मूवमेंट करता है। और 24 घंटे के अंदर यह स्नेल यानी सेकेंडरी होस्ट के साथ अटैचमेंट अगर इस स्नेल मिल जाता है तो सेकेंडरी होस्ट के साथ यह अटैच कर जाता है, नहीं तो ये क्या जाता है, डेड कर जाता है। यह नॉन फीडिंग लार्वल स्टेज होता है। और जैसे ही स्नेल मिलेगा, स्नेल के अंदर ये क्या करेगा, एपिकल पापिला के थ्रू यह प्रवेश करेगा, और उसके बाद इसमें सीलिया जो होता है वह रप्चर कर जाएगा। केवल सीलिया खत्म होने के बाद यह डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होता है, पहुंच जाता है। वहाँ पे जाने के बाद इसमें डेवलपमेंट होगा। मेरेसीडियम लार्वा जो होगा अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में वेरियस चेंज के बाद यह फाइनली डेवलप हो जाएगा 14 दिन के अंदर स्पोरोसिस्ट लार्वा में। किसमें बदल जाएगा, स्पोरोसिस्ट लार्वा में। अब यह स्पोरोसिस्ट लार्वा जो होगा मूव ऑन टिसस एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द स्नेल टिसस। यह स्पोरोसिस्ट लार्वा जो होगा स्नेल के टिसस से भोजन प्राप्त करेगा। उसके बाद यह रेडिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यह जो रेडिया लार्वा होगा, सेकेंड जनरेशन अब रेडिया का निर्माण करेगा, और सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडिया जो होगा वह कैरकेरिया लार्वा का निर्माण सरकेरिया लार्वा का निर्माण करेगा। अब यही सरकेरिया लार्वा जो होगा, इसमें जो टेल होगा वह टेल निकल जाएगा, तो यह मेटासेरकेरिया लार्वा में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यही मेटासेरकेरिया लार्वा आगे नेक्स्ट पुनः इन्फेक्शंस अदर्स होस्ट में जाकर के क्या करेगा। तो प्राइमरी होस्ट कौन है, सीप है, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, स्नेल है। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।